सो हमारा जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टाइम फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन ए टू पी। आपको बोला गया है कि द टाइम, एक रिएक्शन है ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ दिया है वो दिया गया 1 आवर, ठीक है। ये कब की बात है? जब आपका जो रिएक्टेंट है वो आपने कितना लिया इनिशियली 2 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.50 टू 0.25। क्वेश्चन बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा जब आप इसी रिएक्शन को कराओगे पर रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो 2 ना होगी 0.50 होगी, और 0.50 से 0.25 तक पहुंचने के लिए रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा। रिएक्टेंट की मात्रा, रिएक्टेंट की जो अमाउंट है 0.50 से 0.25 तक होने के लिए कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट को। और एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है कि ये जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। सो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ए से पी में एक रिएक्शन हो रही है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो होता है रेट इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ए की पावर हो जाएगी 0 तो जिसकी पावर जो होती है 1 आता है। तो यहाँ पर जो रेट होता है वो इसका इनिशियल, उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो केवल रिएक्टेंट रेट जो होता है जीरो ऑर्डर का वो के में डिपेंड करता है, और के डिपेंड करता है टेम्परेचर। जैसे हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर वेरी करा दें वैसे आपका के भी वेरी करेगा, और के वेरी करने से आपका रेट भी वेरी करेगा। इतनी बात समझ में। अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है जब आपने ए को इनिशियली, जब टाइम 0 था तो जब आपने इसे 2 मोल लीटर इनवर्स की अमाउंट में लिया हुआ है तो इस रिएक्शन का जो टी हाफ होगा वो होगा आपका 1 आवर। कितना होगा? 1 आवर, ठीक है। 1 आवर आपको गिवन है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम रिएक्शन को मैं कराता हूँ, दोनों में टेम्परेचर सेम है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का वेरी करने की बात कही नहीं गई है, तो टेम्परेचर सेम है। तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब टेम्परेचर सेम है तो दोनों केस के लिए के भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि के वैरी तब करता है जब टेम्परेचर वैरी करेगा। इसके लिए भी के वही रहेगा, इसके लिए भी के वही रहेगा। के का रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन ने ये कहा था इसी रिएक्शन को मैं कराता हूँ सेम टेम्परेचर, बट इनिशियल कंडीशन अब मैं जो एक ही है वो ले लेता हूँ 0.50 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो तब ये होगा 0। तो बताइए कितना टाइम लगेगा टी कि इसको 0.25 तक पहुंचने के लिए। तो हमें ये टाइम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है के का निकालने का? होता है यहाँ R0 माइनस RT अपॉन टी होगा, ये होता है। R0 क्या होता है? यहाँ पर R0 होगा आपका, R0 होता है टाइम टी से पहले रिएक्टेंट कितना था, और टी टाइम होने के बाद अब रिएक्टेंट कितना बच गया उसे बोलते हैं RT। तो यहाँ पर हमें टी टाइम की हम बात करें तो टी रखेंगे, तो टी टाइम पहले जो ए था रिएक्टेंट वो था 0.50 रख दिया। अब टी टाइम होने के बाद जो रिएक्टेंट है वो है 0.25, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है, तभी आप ये टी फाइंड कर सकते हो जब आपको के की वैल्यू पता हो। अब इस के की वैल्यू आप डिफाइन कहाँ से करोगे? वो डिफाइन करोगे जो आपको टी हाफ गिवन दिया हुआ था। आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसका टी हाफ का फॉर्मूला होता है R0 अपॉन 2K। टी हाफ पता है 1 आवर, R0 आपको पता है कितना, इसके लिए बताया गया ना, तो ये 2 हो जाएगा, और ये होगा नीचे 2 और ये K, ये 1 हो गया। तो K की वैल्यू आ गई आपकी 1। K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई।
इस के की वैल्यू आप पुट करोगे, क्योंकि हमने बताया कि रिएक्शन दोनों केस जो हो रहा है वो सेम टेम्परेचर में हो रहा है, और जब सेम टेम्परेचर में होता है जो के होता है वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम के की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। तो हमने पुटअप किया तो आया 0.25 और ये टी है, ठीक है। अब ये टी उधर जाएगा, टी हुआ तो कितना आ गया 0.2 आवर्स, कितना आ गया 0.2 आवर। ये जो के आया इसकी यूनिट क्या होगी, मोल मोल लीटर इनवर्स सेकंड, नहीं आवर्स के बारे में बात करें तो इनवर्स आर, तो यहाँ आ जाएगा 0.25 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आ गया, डी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है हमारा ये 4th क्वेश्चन, ये जेई मेन का है, 2016 का क्वेश्चन है, ये क्लियर है विजन में। फॉर अ रिएक्शन 2A + B, आपको एक रिएक्शन दी गई है 2A + B, व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ A एंड B, बोला गया है कि आपको एक रिएक्शन दी गई है 2A जब रिएक्ट करता है B से तो P प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन जब A और B की कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं, ठीक है, इनिशियल कंडीशन के कंपेयर में हम इसे डबल कर देते हैं इनकी कंसंट्रेशन को, जो आपका रेट है वो 0.3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से किस में इंक्रीज हो जाता है, 2.4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में इंक्रीमेंट इतना इंक्रीमेंट आ जाता है। व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ ए अलोन इज डबल, क्या बोला है, अब कंडीशन ये है कि अब केवल आप ए को ही डबल कर रहे हो, बी कांस्टेंट है पहले जैसे, सो जो रेट में इंक्रीज आएगा वो अब 0.3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड से किस में आएगा, केवल 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इस करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, या ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, द टोटल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज 4। सो देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला ये किया है कि एक रिएक्शन है 2A + B से आपका बना है P, ये आपको एक रिएक्शन दी है, ठीक है। पहले बात ये बोला गया है कि यदि आप A और B की कंसंट्रेशनों को डबल कर देते हैं सो आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कहाँ से, पहले इतना था जब आपने A और B को डबल नहीं किया था तब रेट था 0.3, और जैसे आपने A और B को डबल किया कंसंट्रेशन को वो कन्वर्ट हो गया 2.4, इतना इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है अगला, एक केस तो फर्स्ट ये दे दिया, केस फर्स्ट, इट्स फर्स्ट केस, एंड सेकंड केस दैट इज यदि आप केवल A को डबल करें और B रिमेन सेम एज इनिशियली, सो रेट में इंक्रीमेंट तो होगा, क्योंकि रेट लॉ यही बताता है कि रेट जो है डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। सो रेट तो इंक्रीज करेगा, बट इंक्रीज केवल 0.3 से इंक्रीज हो रहा है 0.6 में। तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन एक तरीके से पूछा जाता है ऑर्डर के बारे में पूछना चाह रहे हैं ऑप्शनों में। ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो अधिकतर हम क्या करते हैं, जनरली हम कंसिडर ये करते हैं कि यदि अधिकतर ऐसा क्वेश्चन आता है हमने रिएक्टेंट इतनी डबल कर दी, ये हो गया तो इतना इंक्रीमेंट, तो अधिकतर हम क्या करके चलते हैं, उस रिएक्शन को एलिमेंट्री कंसिडर करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं
यदि आपको ऑर्डर नहीं पता होता एलिमेंट्री कंसिडर करके चलते हैं। और आपको पता है एलिमेंट्री जो रिएक्शन होती है, जो एलिमेंट्री रिएक्शनें होती है, जो एलिमेंट्री रिएक्शनें होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्री के ऐड के बराबर होता है। जैसे यदि मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो बनेगा के, देखो 2a प्लस बी बोला है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देख सकते हैं। इसके हिसाब से देखिए एलिमेंट्री मान के चलते हैं इस रिएक्शन को, तो a की पावर 2 और b की पावर 1 ये है, ठीक है। यदि ये एलिमेंट्री होगी तो इन दोनों कंडीशनों को क्या कर रही होगी, ये फॉलो कर रही होगी, ठीक है। देखते हैं, तो अब देखते हैं, पहले हम इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए क्या है, यदि हम a को और b को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, a और b को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो आपका रेट 0.3 से 2.4 होना चाहिए। देखिए ऐसे करते हैं हम, यदि इसे कंसिडर करते हैं, इफ़ वी अज्यूम दिस रिएक्शन एज एलिमेंट्री, सो रेट जो होगा वो हो जाएगा के a की पावर 2 और b की पावर 1, ठीक है। अब हम केस फर्स्ट को सेटिस्फाई करके देखते हैं यदि हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हम इसे डबल करते हैं पहले कंपेयर में तो क्या होगा, पहले कंपेयर में से डबल करते और इसको भी हम डबल करते थे। फर्स्ट केस में यही तो बोला गया, जब इन दोनों को डबल किया जाता है तो रेट 0.3 से 0.4 होता है। जब हमने ये कंडीशन है इनिशियल कंडीशन तब रेट है 0.3। अब देखते कितना होता है, ये हुआ। अब जो रेट आएगा वो न्यू रेट आएगा, देखते ये हो जाएगा k इंटू 2 की पावर 4 बाहर आएगा, a की पावर 2 आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और b अंदर रहेगा, ठीक है। अब 4 की 2 के साथ इंटू होगी तो 8 आएगा और बचेगा k a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ओके। अब इतने की वैल्यू आपको गिवन है 0.3, इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2.4। मतलब ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं इसे एलिमेंट्री, ये जो हमारा कंसिडरेशन है वो फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन को भी, सेकंड केस को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसमें बोला गया है कि a डबल होना चाहिए, b चेंज नहीं होना चाहिए, तो रेट 0.3 से 0.6 होना चाहिए। देखते हैं यदि हम इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मान के चलते हैं तो इसका जो इनिशियल रेट होगा, इनिशियली जो रेट होगा वो ये होगा कि कंसंट्रेशन a का पावर 2 और b की पावर 1, ओके। अब केस 2 में बोला गया है कि a को हमने डबल कर दिया, a को हमने डबल कर दिया, सो अब जो नया रेट आना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देखते हैं। a की जगह हमने 2a कर दिया और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 0.3 इनिशियली, तो कितना होगा 2 2 जा 4 के a की पावर 2 इंटू b का 1, तो कितना होगा 4 और इन पूरे की वैल्यू है 0.3, आपस में इंटू होगी तो कितना आएगा 1.2 आएगा। और क्वेश्चन कंडीशन में तो बोला गया है जब सेकंड केस होगा, जब सेकंड केस होगा तो a जब डबल होगा b सेम होगा तो रेट 0.3 से 0.6 बढ़ना चाहिए, यहाँ तो 1.2 बढ़ रहा है। इसका मतलब जो हमारा अज्यूम है एलिमेंट्री रिएक्शन वो गलत है। यदि हमारा अज्यूम तभी सही होगा जब दोनों कंडीशनों को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, ओके। इतनी बात समझ में आई। सो इट्स मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट our consideration is totally wrong। तो हमारा सही क्या होगा, तो रेट लॉ क्या होना चाहिए, तो ये हो ये करके देखें, रेट इज इक्वल्स टू, हम ये करके देखें k इज इक्वल्स टू, अब हम ये अज्यूम करके चले कि a का ऑर्डर 1 है और b का ऑर्डर 2 है, तो देखते हैं दोनों कंडीशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए फर्स्ट केस में था कि दोनों क्या होना चाहिए
डबल होने चाहिए, तो ठीक है। जब ये है तो 0.3 है। यदि हम दोनों को डबल कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो कितना आएगा 8 के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, और इस पूरे की वैल्यू है 0.3, तो हो जाएगा 2.4। तो पहली कंडीशन को तो ये हमारा सेकंड अज्यूम जो कंसिडरेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन में ये था, यदि आप केवल किसको इंक्रीज़ करो, ए को इंक्रीज़ करो, बी को नहीं करो, तो क्या होगा देखिए। यदि हम इसे करते हैं, ए को इंक्रीज़ करते हैं, तो ए इंक्रीज़ होगा और बी 2 भी, ये बी तो 2 तो ऐसे रहेगा ये। अब ये 2 आ जाएगा बाहर, और के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो आंसर आएगा इस पूरे की पावर है 0.3, और 2 इंटू 0.3 जो है वो कितना होता है 0.6। इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड कंसिडरेशन हमने जो अज्यूम किया रेट लॉ, वो सही है, ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा आंसर हमारा सेम होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2, ये बात सही है। हाँ, जो रेट है, जो इस रिएक्शन का जो रेट है, जो ये हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, इसका मतलब बी वाला सही है। दूसरा, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1, गलत। जो ये रिएक्शन है वो बी के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर की है, ना कि 1, तो ये तो हो गया आपका गलत सेकंड ऑप्शन। अगला, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, रॉन्ग। कितने ऑर्डर का है 1 ऑर्डर का है, तो ये भी आपका गलत है। टोटल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 4, नो, टोटल जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो है 1 + 2 = 3, नॉट अ 4। सो इसका जो करेक्ट आंसर है डैट इज अ फर्स्ट, और ये जे मेन का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया है जेईई मेन में। बोला गया है कि जो हायर ऑर्डर, जो 300 ऊपर के ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न है शिफ्टिंग ऑफ अ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन। दूसरा, बी, लॉस ऑफ अ एक्टिव स्पीसीज ऑन अ कोलिजन। सी, लो probability of the stimulus, the low probability of simultaneously collision of all the reacting species. D, the increase in the entropy and activation energy as more molecule are involved. इसका आंसर जो है वो सी है, इसका आंसर जो है वो सी है। उसने बोला है कि जो रिएक्शन है जिनका ऑर्डर 3 से बड़ा होता है वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। क्यों? वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो इनका 3 से ज़्यादा क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शन हम कह सकते हैं, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्युलरिटी में इक्वल होता है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी में इक्वल होता है। तो जब किसी रिएक्शन की कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी मॉलिक्युलरिटी 4 है और उसका ऑर्डर भी 4 होगा। तो जो 4 मॉलिक्यूल है वो एक साथ कोलिजन करना, उनकी जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जनरली जो 3D स्पेस है, 3D स्पेस हम 3 एक्सिस, हम उसे 3D स्पेस जो है उसे हम 3 एक्सिस से डिफाइन करते हैं, और 4 मॉलिक्यूल एक साथ टकराना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी है, जो क्या है कोलिजन थ्योरी कहती है, थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है कि वो कहती है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर कोलाइडेड
टू ईच अदर, जब वो आपस में टकराते हैं तो दो तरह के कॉलिजन करते हैं, दो तरीके के कॉलिजन करते हैं। एक होता है नॉन इफेक्टिव, दूसरा होता है इफेक्टिव कॉलिजन। नॉन इफेक्टिव कॉलिजन ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें आपका नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऐसा कॉलिजन होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, और जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो पाते तो प्रोडक्ट के बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। ये ऐसा नॉन इफेक्टिव होता है, ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन उस कॉलिजन को कहा जाता है जिसके होने से ड्यू टू दिस कॉज प्रोडक्ट इज फॉर्म और कॉलिजन और यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 1000 टाइम्स कॉलाइजन कर रहे होंगे तो उसमें से 99% नॉन इफेक्टिव कॉलिजन होंगे और केवल उसमें से 1% क्या हो रहा होगा, इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कॉलिजन होने की भी कंडीशन होती है, दो कंडीशनें होती है। पहला, मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए कॉलिजन करने की, मतलब मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी के साथ कोलाइड करने चाहिए कि जितनी एनर्जी के कोलाइड करने से उनके बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दी ब्रेक डाउन दी बॉन्ड, ठीक है। कॉलिजन होने की पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल जब तभी इफेक्टिव कॉलिजन तभी होगा जब मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी कि जब वो टकराएंगे तो उनके जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स है वो टूट जाएं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होनी चाहिए। और सेकंड जो डिपेंड करता है वो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। ये होता है ओरिएंटेशन कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो सेम सही करेक्ट डायरेक्शन से इनके बीच में कॉलिजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं से भी कोलाइड करके और प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हर रिएक्शन के लिए डिसाइडेड होती है कि जहाँ से वो कोलाइड करेंगे तभी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो कॉलिजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के लिए, इतनी बात समझ में आई। सो इसका आंसर ये है, द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियसली कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो जो 3 से ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं उनके ऐसी रिएक्शनें बहुत कम पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि 3 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू 3, 2 और 1, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। एक आपको रिएक्शन दी गई है, एक गैस दिया गया है NO2O5 गैस दी गई है और ये कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 + O2 गैस में, और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ अ वेसल्स कंटेनिंग ओनली N2O5 was found to increase from 50 mmHg to 87.5 mmHg in 30 मिनट। ये कहना चाह रहे हैं जब आपने एक कंटेनर में केवल N2O5 को गैस को लिया था तो तब प्रेशर उस कंटेनर के अंदर कितना था, 50 mmHg। आपको पता है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, तो जब उन्हें किसी कंटेनर में रखा जाएगा तो उस कंटेनर के अंदर जो गैस के पार्टिकल होंगे रैंडमली मूव कर रहे होंगे, और जब वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो जब वो कंटेनर की बाउंड्री से कोलाइड कर रहे होंगे तो उस समय एक फोर्स, एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, उसी को कर रहे हैं तो उस प्रेशर की बात की गई है 50 mmHg। ये तब है जब आपने कंटेनर में केवल N2O5 लिया है, ठीक है। जब आपने कंटेनर में N2O5 लिया, जैसी जैसी कंटेनर में रखी हुई गैस को टाइम बढ़ता रहा, 30 मिनट जैसी हुए तो वैसे वैसे क्या हुआ, N2O5 कन्वर्ट होने लगा NO2 गैस में और O2 गैस में, वो टूटता रहा। जब वो टूटता रहा तो प्रेशर क्या हुआ, अब कितना हो गया 30 मिनट बाद कंटेनर का 87.5। क्यों,
क्योंकि अब कंटेनर में केवल N2O5 गैस नहीं है, अब और 2 गैस बन चुकी है, और जितने ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स होते हैं उतने ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसीलिए अब प्रेशर बढ़ चुका है 87.5 mmHg। अब पूछा गया है बताइए अब कंटेनर का प्रेशर कितना होगा 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद कितना प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर, ज़्यादा होगा या ज़्यादा ही होगा, क्यों? क्योंकि 30 मिनट में ये गैस थोड़ी सी रिएक्ट हो पाएगी, तो थोड़े से ही ये प्रोडक्ट बन पाएंगे, पर जैसे टाइम ज़्यादा होगा तो ये रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंडमली मूव करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रैंडमली जब मूव करेंगे तो कंटेनर की बाउंड्री में उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करने से आपका प्रेशर भी इनिशियल कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका आंसर हम देखते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा। सो देखिए, तो आपको एक रिएक्शन दी गई है 2N2O5 से आपका बन रहा है 4NO2G प्लस O2G। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बोला गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। सो हमारी ये रिएक्शन है, हमारी ये रिएक्शन है, ओके। सो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अब जो क्वेश्चन ये है हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। अब बोला गया है देखिए, जब टाइम ज़ीरो था तो कंटेनर में केवल N2O5 के मॉलिक्यूल्स थे, तो यही इस कंटेनर के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। जब ये रैंडमली मोशन कर रहे होंगे तो ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा होगा 50 mmHg प्रेशर, इसे हम कहेंगे P0। तब ये बनी नहीं होगी तो ये 0 प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। अब जैसी टाइम कितना हुआ 30 मिनट हुआ, तो अब क्या हुआ कंटेनर में हुआ क्या कि N2O5 के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज डाउन होने लग गए, क्योंकि वो कन्वर्ट होने लग गए किसमें NO2 और O2 में। तब इन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होने लग गए इंक्रीज करने लग गए। मतलब अब 30 मिनट बाद N2O5 के द्वारा इन N2O5 के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, और NO2 और O2 के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर वो इंक्रीज होगा। तो अब जो PT होगा वो क्या होगा 50 से क्या होगा कम होगा। कितना कम होगा आपने माना है P, ये 2 है इसका स्टोइकोमेट्री, तो 2P कम हुआ, ठीक है। अब बना कितना है P, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये 4P बना, और ऑक्सीजन क्या आगे स्टोइकोमेट्रिक एक ही है तो ये हो गया P। जब 30 मिनट बाद NO25 इतना प्रेशर लगा रहा है, NO2 जो है केवल 4P प्रेशर लगा रहा है, और O2 कितना प्रेशर लगा रहा है P। तो ये टोटल मिला के जो प्रेशर लग रहा है 30 मिनट बाद वो कितना लग रहा है, इन तीनों के वजह से जो 30 मिनट बाद कंटेनर में जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 87.5 mmHg। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाए कि कितना आपका डिक्रीमेंट हुआ NO2O5 का प्रेशर, ओके ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये हो गया 5 में से गए तो 3P इक्वल 87.5, तो 3P आया आपका 37.5। सो P की वैल्यू आपकी आ गई 12.5 mmHg, मतलब इतने का डिक्रीमेंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 30 मिनट बाद जो PT है उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 में से 2 इंटू P की वैल्यू निकल गई 25, तो कितना हो गया ये
ये हो गया आपका 25, तो बच गया आपका 25। अब देखो 30 मिनट बाद मैंने बोला था NO2 का प्रेशर कम हो जाएगा, कितना हो गया 25, और NO2 और O2 का बढ़ेगा। तो देखो P कितना है 12.5, 4 करेंगे तो अब इसकी वैल्यू है 50। तो अब NO2 लगा रहा है 50 mmHg का फोर्स, और जो ऑक्सीजन है वो लगा रहा है 12.5 mmHg का फोर्स। ये हुआ, ठीक है। अब इतना लिखना, आपको पता चलेगा कि 30 मिनट बाद आपका NO2 का द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है वो कितना है 25 mmHg। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर बताइए कंटेनर का, कि अब टोटल प्रेशर कितना होगा 60 मिनट बाद कंटेनर का, वो हमें निकालना है। तो टोटल प्रेशर निकालने से पहले आपको के निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा के। क्यों, के का भी बताऊंगा क्यों पड़ेगा, पहले आप के निकालो। के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट। जब टाइम 0 था तो कंटेनर का प्रेशर कितना था, दैट्स अ पी नॉट। और जब 30 मिनट हो गया तो कंटेनर का प्रेशर कितना है, मतलब कंटेनर जब 30 मिनट हो गए तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, तो कितना है 25। तो हम इसे लिख रहे हैं PT, ठीक है। ये हम लिखेंगे 30 मिनट लॉग, तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो कंटेनर का जो प्रेशर था अंदर लगने वाला 50 mmHg का था, और जब 30 मिनट हो गए तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स घट गए होंगे, और जब डिक्रीज डाउन हुए होंगे तो प्रेशर भी घटा होगा। कितना हो गया 25 हमने रखा। अब हमने रखा तो कितना आया 2, और लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 अप्रॉक्स ले लेते हैं। इससे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.303 अपॉन 100, के की वैल्यू आ गई। और ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये है मिनट इन्वर्स हो जाएगा। अब के की वैल्यू हमने, अब हम के की वैल्यू क्यों डाली उसका भी हम बताते। देखो अब क्वेश्चन ये देखो क्या है, अब थोड़ा रिएक्शन लेते हैं फिर से। ये है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जब टाइम 0 था तो केवल कंटेनर में यही गैस थी, तो कितना प्रेशर लगाई थी 50 mmHg। तो तब ये तो बनी भी नहीं होगी, तो 0 होगा। अब उसने बोला है कि अब हम 60 मिनट की बात करें। जब टाइम 60 मिनट हो चुका है तो ये P नॉट है, तब जो PT होगा वो अब घट गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्शन होती है। रिएक्शन होगी तो क्या, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, तो रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब घटेगा कुछ, हमने मान लिया x घटेगा। कितना घटेगा x, कितना है 2 है, कोफिशिएंट 2 है, इसलिए हमें 2x लिखना पड़ेगा। अब ये जो x है उसका मतलब कि जब 1 मोल है NO25 तब x प्रेशर घट रहा है, तो जब 2 मोल है तो कितना घटेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर जब 1 मोल प्रेशर घट रहा है तो उतना प्रेशर बन भी रहा होगा, तो x हो गया। अब कितने मोल बन रहे 4, इसलिए हो जाएगा ये 4x। ये कितना है जब 1 मोल रिएक्टेंट घट रहा है तो 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये हो गया x। स्टैइकोमेट्री 1 है इसलिए हमने 1 रखा। अब इतनी बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है, आपको पता करना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा कंटेनर का जब 60 मिनट हो गए। तो आप तभी पता, अब टोटल कंटेनर बताना है ना प्रेशर का 60 मिनट बाद, तो किसके बराबर होगा, इन सब का एडिशन के बराबर होगा टोटल प्रेशर कंटेनर का आफ्टर 60 सेकेंड। और ये तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हमें x की वैल्यू पता होगी। अब इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, इसीलिए हमने पहले k निकाला था। क्यों, देखिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए कौन सा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने k इसलिए निकाला क्योंकि हमें टोटल प्रेशर निकालना, और टोटल प्रेशर इन तीनों प्रेशरों को प्लस करके आएगा, और ये प्रेशर तभी डिफाइन हो पाएंगे जब आपको x पता होगा। इस x की वैल्यू के लिए आपने k निकाला। कैसे, आपको फॉर्मूला पता होगा, k इज इक्वल्स टू
2.003 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी। ओके, अब जो ये के है, के आपने निकाल चुका है, कितना है तो रखेंगे यहाँ, पुटअप करेंगे 2.003 अपॉन 100, ये भी आया 2.003। और कितने टाइम बाद की हम बात करें, 60 मिनट बाद की बात करें कि कंटेनर का प्रेशर कितना होगा, तो 60 कर दिया मिनट्स लॉग। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो प्रेशर कितना था 50, ठीक है। और जब 60 मिनट हो गए तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x, समझ में आया। इससे ये कट गया। ओके, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब इससे ये कट गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो ये है 6.6 हो जाएगा, ये लॉग 50 अपॉन 52 x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस लॉग को हम उधर भेजेंगे, जब हम इस लॉग को उधर भेजेंगे तो जब हम इसको उधर भेजेंगे, लॉग को जब उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग तो हम ऐसे लिख सकते 10 की पावर 0.6 अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसे कैलकुलेट करना है 10 की पावर हमें करना है 10 की पावर 10 की पावर 0.6 हमें करना है। सो कितना आया इसका आंसर, बाय 3.98। ओके, 1 इक्वल 50 अपॉन 50.2x। अब हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देते एक बार, तो 50 अपॉन 2x आ जाएगा, नीचे आएगा 50, तो उससे क्या होगा देखिए, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 3.981 कितना आया है 0.2511। ओके, अब इसे हम करेंगे तो 1 आएगा, 2x अपॉन 50 आएगा, ये कटेगा तो 25 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 0.2511, सो -1 प्लस 0.2511 जो आएगा वो आएगा -0.7489, ठीक है। अब ये 25 की इधर इंटू हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू 0.7489 इंटू 25 कितना आ गया 18.7225 x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू जब डिफाइन हो गई है, सो देखिए इसी को तो प्लस करना है इन सारे, अब वैल्यू पुट करेंगे 50 माइनस 2 इंटू 8.72 प्लस 4 इंटू 18.72 और ये तो हो गया x 18.72 x की वैल्यू आ गई। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, देखते कितना आंसर आता है। तो देखिए 50 माइनस 2 इंटू 8.722 प्लस अब आएगा प्लस हो गया ब्रैकेट 4 इंटू 18.72 ब्रैकेट प्लस 18.72 कितना आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ये है 60 सेकेंड बाद जो कंटेनर का प्रेशर होगा वो होगा 106.160। सो आपका आंसर क्या हुआ, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, सबसे आपका आंसर नियरेस्ट किससे आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन से। सो आपका जो आंसर है वो आपका हो चुका है फर्स्ट आंसर।
सो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।